1911 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोमवार की सुबह थी। काफी चहल पहल थी, लोग अपने दफ्तरों में काम करने जा रहे थे। तभी अचानक लूवर संग्रहालय से एक आदमी निकलता है। यह आदमी जो सदी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देता है, लूवर से मोनालिसा को चुराकर शहर में गायब हो जाता है, जिससे फ्रांसीसी पुलिस को 2 साल तक झूठे सुरागों और मशहूर गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि एक रहस्यमयी पत्र ने आखिरकार चोरी का पता लगा लिया। हमने आपको यह दिखाने के लिए पूरी चीज का मॉडल बनाया है कि कैसे एक अकेले आदमी ने मोनालिसा को चुराया, कैसे वह लगभग बच निकला और चोरी के पीछे की विस्तृत योजना जो अंततः दशकों बाद सामने आई। 30 अगस्त 1911 की शाम को जब सूरज ढल रहा था, तब लूवर संग्रहालय से कुछ आखिरी पर्यटक बाहर निकल रहे थे। लेकिन संग्रहालय बंद होने से ठीक पहले एक आदमी लूवर की आधिकारिक सफेद वर्दी पहने हुए संग्रहालय में दाखिल हुआ, जो एक कर्मचारी की तरह लग रहा था। उसने जल्दी से एक छोटी सी भंडारण कोठरी में अपना रास्ता ढूंढ लिया और पूरी रात इंतजार किया। अगले दिन संग्रहालय बंद था, इसलिए बहुत कम कर्मचारी संग्रहालय में गश्त करने आए थे। सुबह ठीक 7:15 पर चोर लगभग खाली संग्रहालय में घुसा, जहां कोई नहीं दिख रहा था। वह जल्दी से सैलून कैरे में घुस गया। उस समय मोनालिसा के पास अपना खुद का कमरा नहीं था और यह आज की तरह प्रसिद्ध भी नहीं थी, लेकिन चोर इसे बदलने वाला था। किसी के नजर न आने पर उसने पेंटिंग को उसके धातु के पिन से निकाला और उसे पास की सीढ़ी पर ले गया। एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके वह पेंटिंग को उसके सुरक्षात्मक फ्रेम से हटाने में कामयाब रहा। फिर उसे एक सफेद चादर में ढक दिया और सीधे निकटतम एग्जिट गेट की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वह बंद था। ठीक उसी समय संग्रहालय में काम करने वाला एक प्लम्बर कहीं से प्रकट हुआ। उसने अनुमान लगाया कि यह आदमी लूवर का कर्मचारी है, इसलिए उसने दरवाजा खोलने में उसकी मदद की और बस ऐसे ही चोर मोनालिसा को अपनी बाहों में लेकर शहर में गायब हो गया। पूरी चोरी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। संग्रहालय के अधिकारियों को पेंटिंग के गायब होने का एहसास होने में 28 घंटे लग गए। दरअसल उस हफ्ते फोटोग्राफर संग्रहालय में जाकर पेंटिंग्स को आधिकारिक तौर पर फोटोग्राफ करने के लिए ले जा रहे थे, इसलिए दीवार पर खाली जगहें बिल्कुल सामान्य थीं। लेकिन जब अगली सुबह फोटोग्राफर मोनालिसा के बिना आए तो यह स्पष्ट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनालिसा आधिकारिक तौर पर गायब थी। पुलिस को बुलाया गया और जासूसों की एक टीम संग्रहालय में उतरी। फ्रांस ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। जब संग्रहालय ने घोषणा की कि उसकी एक बेशकीमती पेंटिंग गायब हो गई है, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और सवाल यह था कि पेंटिंग चुराई किसने। पुलिस को केवल लकड़ी की तस्वीर का फ्रेम और चोर द्वारा छोड़ा गया एक फिंगरप्रिंट मिला था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों ने पेंटिंग तक पहुंचने वाली किसी भी जानकारी के लिए $2,50,000 का इनाम देने की घोषणा की। दुनिया भर से हजारों लोगों ने पत्र भेजे और जानकारी के साथ पुलिस स्टेशनों में पहुंचे। 2 अलग-अलग गवाहों ने एक आदमी को लूवर से एक भारी वस्तु के साथ निकलते हुए देखा, लेकिन उस आदमी का विवरण पूरी तरह से अलग था। एक व्यक्ति ने दावा किया कि मोनालिसा बेल्जियम से होकर जाने वाली एक मालगाड़ी पर थी और दूसरे ने दावा किया कि पेंटिंग एक जहाज पर थी जो पहले ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन शायद सबसे आशाजनक संदिग्ध प्रसिद्ध कलाकार पैब्लो पिकासो था। पिकासो को जानने वाले एक सचिव ने पुलिस को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि उसने लूवर से कई इबेरियन मूर्तियां चुराई हैं और दावा किया कि उसने ये मूर्तियां किसी अन्य को बेची थीं, जिन्होंने बाद में अपनी एक पेंटिंग में इनका इस्तेमाल किया। यह असंभव लग रहा था, लेकिन मूर्तियों पर सीरियल नंबर की जांच करने के बाद संग्रहालय ने पुष्टि की कि वे वास्तव में संग्रहालय से ही थीं। पिकासो को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने अपना ध्यान एक अन्य प्रसिद्ध संदिग्ध अमेरिकी बैंकर और कला संग्रहकर्ता जेपी मॉर्गन पर केंद्रित किया। उस समय कला जालसाजी एक बड़ा व्यवसाय और पेंटिंग्स को अक्सर नकली बनाया जाता था, जिन्हें अमेरिका में भोले भाले करोड़पतियों को बेचा जाता था। दावे के अनुसार मॉर्गन ने चोरी का काम किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा था और पेंटिंग अब उसके पास आने वाली थी। अमेरिका में पुलिस ने न्यूयॉर्क में आने वाली हर नाव को रोका और उसकी तलाशी ली, लेकिन उसमें मोनालिसा नहीं थी। दुनिया भर से सिद्धांत सामने आते रहे, लेकिन 2 साल की खोज के बाद भी मोनालिसा का स्थान अभी भी एक पूर्ण रहस्य था। दरअसल मोनालिसा बिल्कुल भी दूर नहीं गई थी। लूवर से सिर्फ 2 मील की दूरी पर एक अपार्टमेंट में रखी हुई थी। यह अपार्टमेंट विंसेंजो पेरुगिया नामक 29 वर्षीय इतालवी का था, जो लूवर में एक कर्मचारी के रूप में काम करता था। वह चाहता था कि यह पेंटिंग इटली की देन है, इसलिए इसे इटली में होना चाहिए। वह लूवर की हर कमजोरी को जानता था। वह जानता था कि यह सोमवार को बंद रहता है। वह फोटोग्राफरों के बारे में भी जानता था और उसने ही मोनालिसा का सुरक्षात्मक केस बनाया था, जिसे उसने चोरी के दौरान बहुत आसानी से खोल दिया था। लूवर से निकलने के बाद उसने पेंटिंग को एक ट्रंक पेंटी में छिपा दिया,
जिसके फर्श में एक और डिब्बा था जिसे उसने खुद बनाया। लेकिन वह इतने लंबे समय तक कैसे बच पाया, यह जानना आश्चर्यजनक है। पेरुगिया का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके फिंगरप्रिंट पहले से ही सिस्टम में थे। लेकिन सिस्टम में केवल उसके दाहिने हाथ के फिंगरप्रिंट थे और तस्वीर के फ्रेम पर जो फिंगरप्रिंट था वह बाएं हाथ का था, और इसलिए कभी भी कोई मिलान नहीं हो पाया। जांच के दौरान पुलिस ने पेरुगिया के अपार्टमेंट का 2 बार दौरा किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मोनालिसा उनकी नाक के नीचे छिपी हुई थी। पेरुगिया ने एक मूर्खतापूर्ण सरल डकैती को अंजाम दिया था और ऐसा लग रहा था कि वह इससे बच जाएगा। लेकिन पेंटिंग को 2 साल तक बंधक बनाए रखने के बाद वह अधीर होने लगा। उसने फ्लोरेंस के एक कला डीलर को एक गुमनाम पत्र लिखा। पत्र में उसने दावा किया कि मोनालिसा उसके पास है, वह प्रसिद्ध पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित की थी, और कहा कि वह इसे वापस उसके घर यानी इटली लौटाना चाहता है। उसने लियोनार्डो के नाम से पत्र पर हस्ताक्षर किए और फ्लोरेंस के लिए अगली ट्रेन पकड़ी। कला डीलर और उसका सहयोगी पेंटिंग की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए पेरुगिया से उसके होटल के कमरे में मिलने के लिए सहमत हो गया। पेरुगिया ने ट्रंक खोला और उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में मोनालिसा थी। पेंटिंग को और अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए कला डीलर इसे अपने स्टूडियो में वापस ले गए और पेरुगिया को आश्वासन दिया कि उसे इसे वापस इटली लाने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद ही पुलिस उसके दरवाजे पर आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पेरुगिया को केवल 7 महीने जेल में बिताने पड़े और 10 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि मोनालिसा की खोज खत्म हो गई थी, लेकिन वास्तव में जो हुआ उसके पीछे की सच्चाई कब्र में चली गई थी। 1932 में कार्ल डेकर द्वारा लिखित एक कहानी प्रकाशित हुई जिसने डकैती के पीछे एक बहुत ही विस्तृत योजना का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि वे उस व्यक्ति को जानते हैं जो वास्तव में इस चोरी के पीछे था। एडुआर्डो डे वॉल्फियर्नो नामक एक व्यक्ति जो कला जालसाजी में विशेषज्ञ था। वह अमेरिका में 6 बेखबर करोड़पतियों को मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 6 सही प्रतियां बेचने की एक बड़ी योजना लेकर आया था। उसने एक प्रतिभाशाली फ्रांसीसी चित्रकार को प्रतियां बनाने का काम सौंपा और उन्हें अमेरिका भेजकर भंडारण में रख दिया। उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे वास्तव में मोनालिसा पर अपना हाथ रख रहे हैं, असली मोनालिसा को गायब होना पड़ा और इसलिए उसने चोरी को अंजाम देने के लिए पेरुगिया को अनुबंधित किया। जब खबर फैली कि मोनालिसा गायब हो गई है तो पेंटिंग्स को उनके खरीदारों को बेच दिया गया और तीनों ने $90 मिलियन के बराबर की रकम लेकर भाग गए। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में दिखूंगा।